हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है बोवेन्स रिएक्शन सीरीज़ का पार्ट 2। और इसमें मैं आपको डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ जो है कवर कराने वाली हूँ। तो एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि ये बोवेन्स रिएक्शन सीरीज़ जो है वो नॉर्मन एल बोवेन ने डिस्कवर किया था 1990 में अपने एक लेबोरेटरी में। और वहाँ पे उनके ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने सारी चीज़ों को बताया था कि किस सीक्वेंस में जो है सिलिकेट मिनरल्स फॉर्म करते हैं। और जो नॉर्मन एल बोवेन है, जिन्हें कि फादर ऑफ मॉडर्न पेट्रोलॉजी भी उनके नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि दो तरह की सीरीज़ होते हैं, एक डिसकंटिन्यूअस सीरीज़, एक कंटिन्यूअस सीरीज़। ठीक है, और ये दोनों लास्ट में मर्ज होकर के एक सीरीज़ फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो हम लोग के जो सिलिकेट मिनरल्स हैं वो सीक्वेंस वाइज फॉर्म करते हैं। तो जो डिसकंटिन्यूस सीरीज़ में जो सबसे पहले जो मिनरल फॉर्म करता है वो है ओलिविन, और जो दूसरा मिनरल फॉर्म करता है वो है पायरोजीन। ठीक है, और तो पायरोजीन या क्लाइनोपायरोजीन को आप साथ में मिला करके पायरोजीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओलिविन जो है जब वो क्रिस्टलाइज होता है मैग्मा से, जब टेम्परेचर कम होने लगता है तो ओलिविन क्या होता है, मैग्मा के साथ मैग्मा से क्रिस्टलाइज होता है। और टेम्परेचर कम होने पे ये ओलिविन जो है वो बचे हुए मैग्मा के साथ रिएक्ट करके ऑर्थोपायरोक्सिन फॉर्म करता है। तो ये जो फर्स्ट मिनरल है ओलिविन और ये ऑर्थोपायरोक्सिन, ये क्या है, एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हैं, क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन अलग हो जाता है ना। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज बोलते हैं। और दूसरा है हम लोग कंटिन्यूअस, इसमें जो मिनरल है वो सेम है, मैंने बताया था प्लेजियोक्लेज है ना, बस जो आपके कैटायन है वो चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो थे वो कैल्शियम रिच थे, है ना, और यहाँ बीच में क्या हुआ कि दोनों का 50-50% हो गया, और सबसे लास्ट में क्या हो गया, वो सोडियम रिच स्टेबल हो जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मिनरल है वो सेम है, यानी कि जो इसका प्रॉपर्टीज़ रहता है जो भी बनता है, जैसे कि एनोथाइबाइटोनाइट, लेब्राडोराइट, एंडिसाइन, ये सब का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सेम होता है। जबकि यहाँ ओलिविन से जब आप बायोटाइट की ओर आएंगे इसका स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये वाली सीरीज़ को कंटिन्यूअस सीरीज़ बोलते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेजुअली चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, और ये दोनों ग्रुप जो है डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ और कंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज़, ये दोनों आपस में मर्ज होकर के पोटेशियम फेल्सपार, मस्कोवाइट और क्वार्ट्ज को फॉर्म करते हैं। ठीक है, और जो जितने कम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, मतलब जितने कम टेम्परेचर पे फॉर्म करता है वो अर्थ क्रस्ट पे उतने ही ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे क्वार्ट्ज जो है वो आपके अर्थ सरफेस पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये सबसे कम डिग्री पे, सबसे कम टेम्परेचर पे ये अर्थ सरफेस फॉर्म किया है। जबकि ओलिविन जो है वो से क्रिस्टलाइज होने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अगर वो अर्थ सरफेस पे आता है तो वो उसमें वेदरिंग शुरू हो जाती है और वो टूटने लगता है। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं स्टेबिलिटी कम होता जाता है, मैंने ये बताया था। तो आइए अब हम थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है उसमें। Discontinuous reaction series. Discontinuous reaction series are those which occur at fairly definite temperatures. तो ये जो रिएक्शन होते हैं डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज, ये एक डेफिनाइट टेम्परेचर पे होते हैं। सच अ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ मिनरल रिएक्ट्स विद द मैग्मा टू फॉर्म अ न्यू मिनरल ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन। तो ये रिएक्शन सीरीज जो है उस वक्त होता है जब जो टेम्परेचर क्या है वो क्या होता है, काफ़ी गिर जाता है। ठीक है, तो जो पहले क्रिस्टलाइज मिनरल होते हैं वो मैग्मा के साथ रिएक्ट करके दूसरे मिनरल फॉर्म करते हैं, कि जो कि उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ठीक है, अ सीरीज ऑफ MgFe रिच मिनरल्स दैट क्रिस्टलाइजेस फ्रॉम अ बेसाल्टिक मैग्मा आर फाउंड टू बी related each other by the discontinuous reaction.
तो जो Mg और Fe रिच मिनरल हैं जो कि बेसाल्टिक मैग्मा से क्रिस्टलाइज हुए होते हैं, वो एक डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज के कारण एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिलेट पाए जाते हैं। ठीक है। सच मिनरल्स व्हेन अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर कंटिन्यूस कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर ऑर्डर कंस्टिट्यूएंट आर डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज। ठीक है। तो ऐसे मिनरल जब एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर ऑर्डर में जुड़े हुए होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली फॉर्म्ड olivine may react with the melt at a lower temperature to form the pyroxene। जो अर्ली फॉर्म्ड olivine है वो मेल्ट के साथ जबकि टेम्परेचर कम होने लगता है तो बचे हुए जो रिमेनिंग मेल्ट है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, पायरोक्सीन। ठीक है। देन द पायरोक्सीन में ट्रांसफॉर्म इनटू द एम्फीबॉल, और उसके बाद जो पायरोक्सीन है वो ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाता है, एम्फीबॉल। ठीक है। एंड बायोटाइट में फॉर्म एज अ रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ अर्लियर क्रिस्टलाइज्ड एम्फीबॉल। और एम्फीबॉल से भी क्या होता है, बाद में एम्फीबॉल भी है उससे क्या होता है, बायोटाइट बन सकता है। ठीक। एंड द टू एडजेसेंट मिनरल्स ऑफ अ discontinuous reaction series are said to form a reaction pair। ठीक है। तो आसपास जो क्रिस्टलाइज हुए जो दो मिनरल होते हैं वो क्या बनाते हैं, रिएक्शन पेयर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, ओलिविन एंड पायरोक्सीन टुगेदर फॉर्म अ रिएक्शन पेयर। जैसे कि ओलिविन और पायरोक्सीन जो है वो एक रिएक्शन पेयर बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि ओलिविन के बाद जो हम लोग को दूसरा मिनरल बन रहा था, जैसे ओलिविन बना तो उसके बाद वो मेल्ट के साथ रिएक्ट करके दूसरा मिनरल बना रहा है। दूसरा मिनरल क्या बना रहा है, पायरोक्सीन। तो ये दोनों अगल बगल हैं, ओलिविन और पायरोक्सीन जस्ट के बाद है, तो इसलिए ये दोनों एक पेयर हो सकते हैं। और उसके बाद पायरोक्सीन के बाद क्या बनेगा आपका, एम्फीबॉल बनेगा। लेकिन क्या ओलिविन और एम्फीबॉल को आप रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये दोनों में से एक दूसरे के अगल बगल नहीं है। लेकिन पायरोक्सीन और एम्फीबॉल को आप रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं। ठीक है। A criterion which is common to both the continuous and discontinuous reaction series is the tendency of one mineral to grow around another। इसमें जो एक मापदंड बोल सकते हैं जो कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस सीरीज में कॉमन होता है, वो है कि उसकी एक प्रवृत्ति होती है कि एक मिनरल जो है वो दूसरे मिनरल के अराउंड उसके इस तरह से, मतलब एक मिनरल है उसके दूसरा मिनरल उसके अराउंड में ग्रो कर सकता है। ठीक है, ये है। तो इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज द रिजल्ट्स इन द जोनिंग ऑफ मिक्स क्रिस्टल्स। तो कंटिन्यूस सीरीज में इसका जो रिजल्ट होता है, मतलब एक मिनरल के चारों ओर ग्रो करने का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जोनिंग ऑफ मिक्स क्रिस्टल्स। मिक्स क्रिस्टल्स का एक जोनिंग होता है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एंड इन द डिसकंटिन्यूस सीरीज दिस कॉमनली फॉर्म्स रिएक्शन रिम्स, कोरोनास एक्सेट्रा। और डिसकंटिन्यूस सीरीज में जो रिजल्ट होता है उससे क्या होता है, रिएक्शन रिम और कोरोना, जो कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक में पढ़ा था। ठीक है। जो रिएक्शन रिम और कोरोना अगर आप लोग को क्लियर नहीं है तो आप स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक में जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है। द रिएक्शन सीरीज सजेस्ट्स दैट as a magma of basaltic composition cools, olivine and AN-rich plagioclase may crystallize first। तो ये रिएक्शन सीरीज से हमें ये जानने को मिलता है कि बेसाल्टिक कंपोजिशन मैग्मा के ठंडे होने पे ओलिविन और एनॉर्थाइट रिच प्लेजियोक्लेस जो है वो पहले क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं। इफ दीज मिनरल्स रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द मैग्मा दे विल टेंड टू चेंज इनटू पैरोक्सीन एंड मोर AB रिच प्लेजियोक्लेस एंड द रिजल्टिंग रॉक विल बी गैब्रो और अ बेसॉल्ट। और अगर ये मिनरल्स जो हैं वो मैग्मा के कॉन्टैक्ट में लगातार रहते हैं तो फिर इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, चेंज होता रहता है। और ये फिर ये पैरोक्सीन और दूसरे मिनरल जैसे
एवरिश यानी अल्बाइट रिच प्लेजियोक्लेज में चेंज होते हैं, ठीक है। और इनसे जो रिजल्टिंग रॉक मिलता है वो क्या होता है, गैब्रो और बेसॉल्ट। इसका जो रिजल्टिंग रॉक बनता है वो है गैब्रो और बेसॉल्ट, ठीक है। तो ये जो रॉक बन रहा है इसके बारे में मैं आपको डायग्राम से फिर से समझा दूंगी कैसे होता है। If however most of the early olivine and rich plagioclase is removed, as by gravity settling the composition of remaining melt will tend to become enriched in silicon, aluminium, iron, potassium, sodium and water and CO2. तो ग्रेविटी सेटलिंग की वजह से ओलिविन और एनॉर्थाइट रिच प्लेजियोक्लेज मैग्मा से क्या होते हैं, अलग होते रहते हैं, नीचे नीचे मतलब नीचे की ओर सेटल डाउन होते रहते हैं, है ना। तो धीरे धीरे उस मैग्मा में सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और वाटर और CO2 की मात्रा क्या होती है, बढ़ती रहती है और ठीक है, बढ़ती जाती है। एंड सच मेल्ट वुड प्रोड्यूस अ मिनरल assemblage consisting mainly of amphiboles, some mica, alkali feldspar and quartz. तो ऐसा मेल्ट जब क्रिस्टलाइज होता है तो एक मिनरल क्या करते हैं, असेंबलेज होकर के बनता है, जिसमें कि एम्फीबोल और कुछ माइका, अल्कली फेल्सपार और कुछ क्वार्ट्ज जैसे मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है। एंड दीज मिनरल्स are relatively low temperature late stage crystallization products। और ये मिनरल्स जो होते हैं ये टेम्परेचर कम होने पर क्रिस्टलाइज होते हैं, यानी ये क्रिस्टलाइजेशन की जो लास्ट स्टेज है वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे बेसॉल्ट और गैब्रो बनता है, तो वो किस तरह से फॉर्म करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैग्मा जो है क्रिस्टलाइज होकर के ओलिविन बना रहा है और ओलिविन बनने के बाद वहाँ पे कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज ये भी बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा इग्नियस रॉक टाइप बनाएंगे, अल्ट्रामैफिक, ठीक है, अल्ट्रामैफिक बनाएंगे। और कौन सा रॉक बनेगा, पेरिडोटाइट। अल्ट्रामैफिक यानी कि इसमें सिलिका का परसेंटेज जो होगा 45% से कम होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो पायरोक्सिन और एम्फीबोल और यहाँ पे कुछ कैल्सिक प्लेजियोक्लेज हैं वो क्या बनाते हैं, मैफिक, ठीक है, मैफिक इग्नियस रॉक, जैसे कि बेसॉल्ट, जो कि बेसॉल्ट जो स्मॉलर ग्रेन्स का होता है, और फिर या फिर गैब्रो जो है आपका कोर्स ग्रेन रॉक होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका मेल्ट बच रहा है तो वो इससे रिएक्ट करके एम्फीबोल से रिएक्ट करके बायोटाइट बनाएगा, और बायोटाइट और रिच प्लेजियोक्लेज जो है वो मिल करके इंटरमीडिएट या एंटीसिटिक रॉक बनाएंगे, जिसका एग्जांपल है एंडोसाइट या डायोराइट, ठीक है। उसके बाद जब दोनों रिएक्शन सीरीज जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे और एक सीक्वेंस फॉर्म करेंगे, मतलब एक सीरीज फॉर्म करेंगे जिसे एंड मेंबर्स पोटेशियम फेल्सपार, मस्कोवाइट और क्वार्ट्ज, तब इसे हम क्या कहेंगे, फेल्सिक इग्नियस रॉक, है ना, जिसका एग्जांपल है रायोलाइट और ग्रेनाइट। ये रॉक इसमें पाए जाते हैं इस सीक्वेंस में, ठीक है। तो अगर आप इग्नियस रॉक को एफेंटिक और फेनरिक के आधार पे अगर आप उसको कंपेयर करते हैं बोवेल रिएक्शन सीरीज़ में, तो वो किस तरह से कंपेयर होता है, किस तरह से कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। चलिए, व्हेन वी आर कंपेयरिंग इग्नियस रॉक्स विद बोवेन्स रिएक्शन सीरीज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। तो अगर हम लोग इग्नियस रॉक को कंपेयर करते हैं बोवेन्स रिएक्शन सीरीज के साथ, तो 2 तरह के इग्नियस रॉक होते हैं, एक फेनरिक, एक एफेंटिक। फेनरिक whose mineral grains can be seen with the naked eyes, and aphantic whose mineral grains are too small to be seen with the naked eyes। ये मैंने आपको टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक में बताया था कि फेनरिक और एफेंटिक होता है, यानी कि फेनरिक मतलब कि जिसे आप खुली आंखों से देख सकते हैं, और एफेंटिक मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि आप इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से एफेंटिक और फेनरिक रॉक जो है हमें मिलेंगे। पहला है बेसॉल्ट और गैब्रो, जो आपको ओलिविन
बेसॉल्ट में आपको ओलिविन और पायरोक्सिन बहुत इजीली देखने मिल जाएगा, और गैब्रो में आपको पायरोक्सिन, ओलिविन और कैल्शियम प्लेजियोक्लेज या कैल्शियम प्लेजियोक्लेज, कैल्सिक प्लेजियोक्लेज यानी बियरिन, ये वाला आपको गैब्रो में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि ओलिविन और पायरोक्सिन का जो ग्रुप था मैंने आपको अभी दिखाया था, उसमें आपको क्या मिलेगा, ओलिविन मिलेगा और पायरोक्सिन मिलेगा, और गैब्रो में आपको पायरोक्सिन, ओलिविन और ये सब मिलेंगे। वो देख लीजिए एक बार। जैसे कि मैंने बसल्ट में बताया कि आपको क्या क्या मिलेगा, ओलिविन मिलेगा और पायरोक्सिन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो एक सीक्वेंस में बन रहे हैं ना, ओलिविन के बाद पायरोक्सिन बन रहा है इसलिए। और फिर मैंने बताया कि गैब्रो में आपको ओलिविन मिलेगा और कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज और ये कैल्शियम सोडियम प्लेजियोक्लेज ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एंडीसाइट और डायोराइट, इसमें देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। एंडीसाइट एंड डायोराइट ये जो है आपका इंटरमीडिएट वाला मैंने बताया था, इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन का है ना। तो इसमें आपको एंडीसाइट में जो मिलेगा वो पायरोक्सिन, एम्फिबोल and sodium plagioclase which is calcium bearing is found। ठीक है, और डायराइट में आपको पायरोक्सिन, एम्फिबोल, सोडियम प्लेजियोक्लेज, कैल्शियम बेयरिंग, यानी दोनों में सेम मिलेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद हम लोग मिलेगा ट्रेकाइट और साइनाइट। ट्रेकाइट में आपका बायोटाइट, कैल्शियम, फेल्सपार, मस्कोवाइट, क्वार्ट्ज, और साइनाइट में भी आपको वही सारे मिलेंगे। लास्ट वाले जो हमने देखा थे यहाँ बायोटाइट से यहाँ तक के सारे मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है कि कोई मिनरल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कभी भी एसोसिएट नहीं पाए जा रहे हैं, मतलब जैसे बायोटाइट ये सारा मिल रहा है, लेकिन उस रॉक में आपको ओलिविन क्यों नहीं मिल रहा है ना, ये भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उसके कारण यही है क्योंकि एक सीक्वेंस ऑर्डर में बनते हैं, तो इसलिए जब एक सीक्वेंस ऑर्डर में बन रहे हैं, क्योंकि बायोटाइट के बाद ही आपका पोटेशियम फेल्सपार बन रहा है, मस्कोवाइट बन रहा है, क्वार्ट्ज बन रहा है, तो ये एक साथ एक ऑर्डर में एक रॉक में मिल सकते हैं। लेकिन ओलिविन जो है वो तो आपका सबसे ऊपर में बन रहा है, तो क्या उसके साथ आपको बायोटाइट मिलना पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि वो जो सीरीज़ है, जो सीक्वेंस है, उसमें ओलिविन जो है सबसे फर्स्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस सीरीज में सबसे लास्ट में आपका बायोटाइट फॉर्म करेगा, इसलिए वो कभी भी साथ में मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और नेचर में ये जो पूरा बोवेन्स रिएक्शन सीरीज़ है, ये शायद ही आपको कभी मतलब पूरी तरह से मिल सकता है, क्योंकि कभी भी आपको ये नेचर में पूरी तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि आपका मेल्ट जो है वो ख़त्म हो जा रहा है, वो मतलब रिएक्शन नहीं कर रहा है नेक्स्ट मिनरल के साथ, तो नेक्स्ट मिनरल फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए पूरी तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको एनएल बोर्न ने बताया कि किस सीक्वेंस बनते हैं, और उन्होंने ये कैसे पता किया, क्योंकि उन्होंने एक लेबोरेटरी में इसका ऑब्जर्वेशन किया था। तो ये जो हाई टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज होने वाले मिनरल हैं, जैसे कि ओलिविन और एनार्थाइट प्लेजियोक्लेज, ये जो है ये सबसे पहले क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं। तो ग्रेविटी सेटलिंग जैसे होती है, यानी कि ग्रेविटी सेटलिंग मतलब कि ग्रेविटी के भार की वजह से ये नीचे की ओर बॉटम में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीज़ें होती है। पहला है कि ओलिविन जो है वो मोल्टन मटेरियल के साथ रिएक्ट करता है, और धीरे धीरे जो है ओलिविन का जो मोल्टन मटेरियल में जो परसेंटेज होता है वो क्या कम होता जाता है, यानी कि ओलिविन जैसे MgFe से बन रहा है, तो जब सिलिका से निकल गया, जब मेल्ट से MgFe निकल करके ओलिविन फॉर्म कर रहा है, तो मेल्ट में तो वहाँ पे उसकी कमी होती जा रही है ना, यानी इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, अलग होते जा रहा है। जो मैग्मा कॉम्पोजिशन है वो अलग होने लगता है, और इसकी वजह से जो नेक्स्ट मिनरल फॉर्म करते हैं उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये एक सीक्वेंस में पाए जाते हैं, मैंने बताया, और इसी की वजह से एक दूसरे के साथ कभी कोई मिनरल्स जो हैं एसोसिएट पाए जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कभी एसोसिएट नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो एक सीरीज़ का
हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज़। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।